बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक जमींदार अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी शादी को 20 साल हो गए थे, लेकिन उनकी कोई संतान ना थी। बहुत मान मनौती और पूजा पाठ करने के बाद जमींदार की पत्नी गर्भवती हुई। जब प्रसव का समय आया तो लगातार 3 दिनों तक जमींदार की पत्नी प्रसव पीड़ा से गुजरी। अब जमींदार को डर लगने लगा था कि कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। होनी तो होकर ही रहती है। जमींदार की पत्नी एक सुंदर बेटी को जन्म देकर इस दुनिया से चल बसी। घर में मातम फैला था, मगर बिटिया का चेहरा देखकर सभी असमंजस में पड़ गए थे। बिटिया बहुत ही सुंदर थी, इतनी सुंदर कि आज तक किसी ने भी इतनी सुंदरता नहीं देखी थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा। लड़की अब 3 साल की हो गई। तब आस पड़ोस के लोग जमींदार से कहने लगे, भैया अपनी बिटिया को जरा संभाल कर रखना। आपकी बिटिया बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल चांद सा मुखड़ा है। अब सब उसे चंद्रमुखी कहने लगे। जमींदार को भी अब लगने लगा था कि सच में ही उनकी बेटी बहुत ही सुंदर है। धीरे धीरे अब चंद्रमुखी बड़ी होने लगी। अब जमींदार की चिंता और भी बढ़ने लगी थी, क्योंकि चंद्रमुखी सुंदर तो थी ही, मगर मन की भी उतनी ही भोली थी। उसे कोई कुछ कहे तो वो तुरंत ही मान जाती थी। बहुत ही सीधी सादी थी। उसकी सुंदरता से ज्यादा उसके भोलेपन को देखकर जमींदार चिंतित रहते थे। जमींदार सोचते थे कि कहीं कोई उनकी बिटिया का नाजायज फायदा ना उठा ले। जमींदार ये सोचकर अपने घर के नियम बहुत ही सख्त कर दिए थे। चंद्रमुखी को घर से आने जाने की इजाजत नहीं थी। उसे सब कुछ घर पर ही लाकर दिया जाता था। यहाँ तक कि उसकी सखी सहेलियों को भी घर पर ही बुलाया जाता था। उसकी इन्हीं सखियों में से तारा नाम की एक सहेली भी थी, जो अपने आप को चंद्रमुखी की खास सहेली होने का दावा करती थी। लेकिन वो मन ही मन चंद्रमुखी की सुंदरता से जलती भी थी। वो चंद्रमुखी के साथ खेलने रोज आया करती थी और सारे गांव की खबर चंद्रमुखी को बताती थी। चंद्रमुखी इतनी भोली थी कि तारा उसे जो भी कहती उसे वो मान लेती थी। लेकिन तारा चंद्रमुखी का भला नहीं चाहती थी। वो हमेशा सोचती थी कि राजा के सैनिकों की नजर चंद्रमुखी पर पड़ जाए और उसकी खूबसूरती का किस्सा खत्म हो जाए। पर तारा अपने मन की बात कभी भी जाहिर होने नहीं देती थी। एक दिन तारा चंद्रमुखी के पास आई और बोली, चंद्रमुखी तुम्हें पता है, नदी के उस पार जो बाग है उसके फल बहुत ही मीठे हैं। चंद्रमुखी बोली, हमारे घर पर जो फल आते हैं वो उसी बाग से ही आते हैं, पिताजी ने बताया था। तारा बोली, अरे नहीं पगली, वहाँ जाकर खाने में जो मजा है वो घर पर लाकर खाने में कहाँ है। मैं तो रोज जाती हूँ उस बाग में फल खाने। चंद्रमुखी बोली, अच्छा, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा सकती। पिताजी ने घर से निकलने के लिए सख्त मना किया है। लेकिन तारा के मन में तो कुछ और ही योजना चल रही थी, क्योंकि उसे पता था कि आज बाग में राजा के सैनिक आने वाले हैं। वो चाहती थी कि राजा के सैनिक चंद्रमुखी को देख ले और उसे बलपूर्वक उठा ले जाए। इसीलिए वो चंद्रमुखी को बहलाने लगी। लेकिन चंद्रमुखी अपने पिता से डरती थी। वो तारा से बोली, तारा, मैं वहाँ जाना तो चाहती हूँ, लेकिन पिताजी नहीं मानेंगे। तब तारा बोली, हम उन्हें नहीं बताएंगे और चुपके से यहाँ से चले जाएंगे। चंद्रमुखी बोली, लेकिन यहाँ सभी नौकर चाकर हैं, मुझ पर नजर रखे हैं। तारा बोली, तू चिंता मत कर, मैं उन्हें संभाल लूंगी। फिर तारा ने सभी नौकरों को अपने पास बुलाया और बोली, आज चंद्रमुखी की तबीयत खराब है, वो कुछ देर आराम करना चाहती है, कोई भी उसके कमरे में न आए। ये कहकर तारा ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। फिर उसने चंद्रमुखी को कमरे की खिड़की से बाहर निकाल दिया और खुद भी बाहर आ गई। तारा चाहती थी कि आज किसी भी तरह राजा के सैनिकों की नजर
चंद्रमुखी पर पड़ जाए और उसका किस्सा खत्म हो जाए। चंद्रमुखी इतनी भोली थी कि वो तारा की इन साजिशों को ना समझ सकी, लेकिन होता तो वही है जो भगवान ने किस्मत में लिखा होता है। चंद्रमुखी को तो मानो सारी खुशी आज ही मिल गई थी। वो यहाँ वहाँ पूरे बाग में दौड़ रही थी। पहली बार उसने बाहर की दुनिया देखी थी। उधर तारा को इंतजार था चंद्रमुखी के बर्बाद होने का कि कब राजा के सैनिकों की नजर उस पर पड़े, लेकिन चंद्रमुखी के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसे तो लग रहा था जैसे आज चिड़िया कैद से आजाद हुई है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन ये क्या, तभी उसी वक्त राजकुमार विक्रम की सवारी उसी रास्ते से गुजरी जिसके बारे में तारा को खबर नहीं थी। राजकुमार विक्रम ने इतना सुंदर बाग देखा तो अपनी सवारी वहीं रोक दी और उस खूबसूरत बाग को देखने चला गया और कुछ फल तोड़कर खाने लगा। अचानक ही राजकुमार विक्रम को एहसास हुआ कि बाग में कोई और भी है, तो वो सतर्क हो गया और एक पेड़ के पीछे छुप गया। जैसे ही चंद्रमुखी वहां दौड़ते हुए आई तो राजकुमार ने उसे पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। राजकुमार को जैसे ही लगा कि ये एक लड़की है तो उसने उसे तुरंत ही छोड़ दिया। चंद्रमुखी बुरी तरह से डर गई थी, लेकिन राजकुमार विक्रम तो जैसे सब कुछ भूल ही गया था। वो तो बस उसे देखता ही रह गया। इतनी सुंदर लड़की उसने कभी नहीं देखी थी। वो बस उसे देखता ही रहा। उसे देखते देखते कब चंद्रमुखी उसकी नजरों से ओझल हो गई उसे पता ही नहीं चला। तभी जाकर एक मंत्री ने राजकुमार को आवाज लगाई तो जैसे वो नींद से जागा हो, वो चंद्रमुखी को यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। इधर चंद्रमुखी और तारा घर लौट पड़ी। चंद्रमुखी ने तारा को राजकुमार के साथ हुई भेंट के बारे में नहीं बताया और तारा ये सोचकर बहुत दुखी थी कि राजा के सैनिकों ने चंद्रमुखी को क्यों नहीं देखा। जब चंद्रमुखी घर आई तो घर में सबका बुरा हाल था। जमींदार घर के सभी नौकरों को सजा देने के लिए तैयार थे। आखिर उनकी 16 साल की सीधी साधी बेटी घर से गायब जो थी। चंद्रमुखी जो थोड़ी देर की आजादी से खुश हो रही थी, वो अब डरते हुए घर में कदम रखी। उसके घर में कदम रखते ही घर में फैला सन्नाटा अब फुसफुसाहट में बदल गया। सभी नौकर आपस में बातें करने लगे कि ये तो अपने कमरे में सो रही थी, फिर ये बाहर से कैसे आ रही है। चंद्रमुखी ने जब अपने पिता की ओर देखा तो उनका गुस्से से तमतमाता चेहरा देखकर एकदम डर गई। जमींदार ने गुस्से में पूछा, कहाँ थी तुम? बिना किसी को बताए कहाँ चली गई थी? चंद्रमुखी डर के मारे कुछ न बोल सकी। उसने अपने पिता को पहली बार इतने गुस्से में देखा था। उन्हें ऐसे देखकर वो डर से कांप रही थी। पिता ने जब दोबारा उससे गुस्से में पूछा तो वो फपक फपक कर रो पड़ी। तारा भी वहीं पर थी, पर उसने ये नहीं बताया कि चंद्रमुखी को वो लेकर गई थी, बल्कि वो तो मन ही मन चंद्रमुखी की लाचारी को देखकर खुश हो रही थी। लेकिन जमींदार अपनी बेटी के भोलेपन को जानते थे, इसीलिए वो समझ गए कि जरूर चंद्रमुखी किसी के बहकावे में ही आकर घर से बाहर गई थी। इसीलिए उन्होंने चंद्रमुखी को कुछ नहीं कहा। लेकिन उन्हें अपनी पत्नी की कमी महसूस होने लगी कि अगर आज वो जिंदा होती तो चंद्रमुखी को सही और गलत के बारे में समझाती। अपनी पत्नी को याद करते हुए उनकी आंखों से आंसू छलक आए। उन्होंने चंद्रमुखी को कुछ हिदायतें देते हुए अंदर जाने के लिए कहा। चंद्रमुखी अपने कमरे में चली गई। उधर राजकुमार चंद्रमुखी को याद करके बेचैन हो रहा था। राजकुमार विक्रम ने आज से पहले इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। वो चंद्रमुखी के रूप का दीवाना हो गया था। राजकुमार चंद्रमुखी को याद करते हुए दुखी मन से अपने कमरे में टहल रहा था। उसे ऐसा उदास देखकर उसकी माँ उसके पास आई और बोली, क्या बात है बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? राजकुमार विक्रम ने अपनी माँ से कहा, माँ, आपने मुझे बचपन में परियों की बहुत सी कहानियाँ सुनाई हैं। क्या परियां सच में होती हैं? माँ ने कहा,
बेटा, होती होंगी परियां, मैंने तो सिर्फ कहानियों में ही सुन रखा है, कभी देखा नहीं है। तब राजकुमार ने कहा, माँ, आज मैं सच में एक परी को देखकर आया हूँ। राजकुमार के इतना कहते ही माँ को समझने में ये देर न लगी कि अब राजकुमार शादी के योग्य हो गया है, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी, इसीलिए वो बोली, बेटा, रात बहुत हो चुकी है, अब तुम सो जाओ, हम कल बात करेंगे। राजकुमार जब सोने के लिए अपनी आंखें बंद करता तो उसे चंद्रमुखी का चेहरा दिखाई देता। उसका मासूम चेहरा राजकुमार की आंखों में बस चुका था। उस रात राजकुमार को नींद न आई। उधर चंद्रमुखी ने भी एक बार राजकुमार विक्रम के बारे में सोचा, लेकिन प्यार क्या होता है ये उसे पता नहीं था। वो बहुत ही भोली थी, कुछ जानती नहीं थी। अगली सुबह होने तक राजकुमार विक्रम ने ये इरादा कर लिया था कि वो शादी करेगा तो उसी लड़की से ही करेगा। उसने जाकर ये बात अपने माता पिता को बताई। राजा रानी को अपने बेटे की खुशी से ज्यादा कोई और चीज प्यारी न थी, इसीलिए राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ उस लड़की की खोज करो। उसी दिन से ही उस लड़की की खोज शुरू हो गई, लेकिन ढूंढे भी तो कैसे, क्योंकि राजकुमार को ना तो उसका नाम पता था और ना ये कि वो कहाँ की रहने वाली है। राजकुमार उसे ढूंढने के लिए हमेशा उसी बाग में ही जाया करता था, लेकिन वो चेहरा उसे दोबारा ना दिखाई दिया। उसे ढूंढते ढूंढते अब 1 साल बीत गया। आखिर राजकुमार विक्रम की मेहनत रंग लाई। एक दिन वो भेष बदलकर बाजार में घूम रहा था। घूमते घूमते वो चंद्रमुखी की गली में जा पहुंचा। उसी वक्त चंद्रमुखी खिड़की पर बैठी बाहर की दुनिया देख रही थी। राजकुमार की नजर चंद्रमुखी पर पड़ी तो वो वहीं थम गई। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे जेठ की तपती दोपहर में सावन की बूंदें बरस पड़ी हो। राजकुमार खुशी से झूमता हुआ अपने महल में वापस आ गया और सारी बात अपने पिता को बताई। राजा को अपने बेटे की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए था। राजा ने जमींदार के यहाँ रिश्ता भिजवा दिया। राजकुमार के साथ अपनी बेटी का विवाह सोचकर जमींदार खुशी से फूले न समाये। चंद्रमुखी के घर में तो मानो जैसे खुशियों की लहर दौड़ पड़ी हो, लेकिन चंद्रमुखी को शादी विवाह के बारे में कुछ पता नहीं था। उसके पिता ने हमेशा उसे दुनियादारी से दूर जो रखा था। उसकी माँ भी तो नहीं थी जो उसे बताती कि शादी क्या होती है, ससुराल क्या होता है, उसके नियम कायदे क्या होते हैं। चंद्रमुखी को कितना खुश होना चाहिए था, ये बताने वाली उसकी माँ उसके पास नहीं थी। पिता उसे कहाँ तक समझाते। वहीं दूसरी तरफ तारा ये सुनकर जल भुन गई थी। जलन तो वो पहले से ही रखती थी, लेकिन अब वह विनाश की हद तक पहुँच गई थी। चंद्रमुखी राजकुमारी बनेगी, ये सोचकर तारा का बुरा हाल था। चंद्रमुखी का रिश्ता तोड़ने के लिए तारा ने तरह तरह की साजिशें रची, लेकिन सभी साजिशें नाकामयाब रही। अब शगुन का दिन भी आ पहुंचा। जमींदार के घर में बहुत चहल पहल थी। सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। चंद्रमुखी बहुत खुश थी। उसकी सभी सहेलियां उससे मजाक मस्ती कर रही थी। तारा उसे खुश देखकर जल रही थी। उसकी सहेलियों ने उससे पूछा, बताओ चंद्रमुखी, जब तुम राजकुमार से पहली बार उस बाग में मिली थी तो कैसा लगा था? चंद्रमुखी उनके इस मजाक को समझ ना पा रही थी। वो तो राजकुमार के साथ हुई मुलाकात को कब का भुला चुकी थी। जब रस्म का समय हुआ तो जमींदार ने आकर उसकी सहेलियों से बोले, चंद्रमुखी को लेकर नीचे आ जाओ, राजा और रानी शगुन लेकर आ गए हैं। चंद्रमुखी की सहेलियां उसे लेकर नीचे आ गई। लाल रंग के जोड़े में जब चंद्रमुखी धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रही थी, तब सबका ध्यान उसकी ओर चला गया। उस वक्त वो स्वर्ग की अप्सरा लग रही थी। सबको अपनी ओर ऐसे देखते हुए चंद्रमुखी घबरा गई कि सब उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं। फिर धीरे से आकर वो खड़ी हो गई। तब जमींदार ने इशारा किया तो उसने राजा रानी के पैर छू लिए। जब राजा और रानी ने चंद्रमुखी को देखा
तो वो बहुत खुश हुए। रानी मन ही मन खुश होते हुए बोली कि मेरे बेटे ने चांद सी बहू ढूंढी है। वो खुशी से फूले न समा रही थी। फिर चंद्रमुखी को एक कुर्सी पर बिठाकर रस्म शुरू की गई। तब रानी ने शगुन की मिठाइयाँ और नारियल चंद्रमुखी की झोली में डाल दी। तब चंद्रमुखी फिर से घबरा गई। तारा ये सब देख रही थी। उसके सातिर दिमाग में कुछ चल रहा था। शगुन की रस्म पूरी हुई तो आस पड़ोस की औरतें और रिश्तेदारों में जितनी औरतें आई थी सब मंगल गीत गाने लगी। बाबुल की लाडो पराई हो गई। इस तरह के गीत जब वो गाने लगी तो चंद्रमुखी गीत के बोल सुनकर रोने लगी। तब जमींदार ने चंद्रमुखी को समझाया और बोले, बेटियों को तो दूसरे के घर जाना ही होता है, यही दुनिया का रिवाज है। चंद्रमुखी डरी हुई थी कि अब न जाने क्या होगा। राजा रानी रस्म पूरी करके वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद जमींदार ने शगुन में आए सामान और उपहार को तारा और उसकी सहेलियों से कहकर चंद्रमुखी के कमरे में रखने के लिए कहा। तारा जब शगुन के सामान उठाकर ले जाने लगी तो इतने सारे सोने चांदी के गहने, सुंदर सुंदर कपड़े देखकर उसकी हालत खराब हो गई। उसे चंद्रमुखी से और भी ज्यादा जलन होने लगी। शगुन में आए इतना सारा सामान, गहने, कपड़ों को देखकर आसपास की औरतें और रिश्तेदारों में आई औरतों ने आपस में बातें करने लगी। हमारी चंद्रमुखी चांद सा मुखड़ा लेकर ऐसे ही नहीं पैदा हुई है, उसे तो राजा की रानी बनना ही था। जमींदार के घर में खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन इन सब के बीच चंद्रमुखी उदास बैठी थी। उसके मन में अभी भी गीत के बोल ही गूंज रहे थे जो औरतें गा रही थी कि बाबुल की लाडो पराई हो गई। वो अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपने पिता से बिछड़ने का डर लग रहा था। पूरे गांव में चंद्रमुखी के शगुन के चर्चे हो रहे थे। सब लोग चंद्रमुखी की किस्मत पर इतरा रहे थे कि कितनी अच्छी किस्मत लेकर चंद्रमुखी पैदा हुई है। उसके भाग्य में राज करना है तो वो तो राज भोगेगी ही। सभी उसके सुनहरे भविष्य की कामना कर रहे थे। उधर जब राजा रानी महल पहुँचे तो राजकुमार पलके बिछाए उनका इंतजार कर रहे थे। राजकुमार ने उत्सुक होकर अपनी माँ से पूछा, माँ, उस लड़की का नाम क्या है? रानी ने बताया, बेटा, उसका नाम चंद्रमुखी है। राजकुमार उसका नाम सुनकर मुस्कुराने लगा और बोला, जैसी सूरत वैसा नाम। राजकुमार चंद्रमुखी की सूरत बिल्कुल नहीं भूला था। वो अपनी माँ से कहने लगा, माँ, आपको चंद्रमुखी कैसी लगी? माँ ने कहा, बेटा, हमने तो सोचा था कि तेरी शादी किसी स्वर्ग की अप्सरा से करवाएंगे, लेकिन अगर हम ढूंढने जाते तो शायद ऐसी लड़की ना ढूंढ पाते। लेकिन तुम तो सच में ही स्वर्ग की अप्सरा ढूंढ ले आए हो। वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमने तुम्हारे लिए सोच रखी थी। फिर बोली, बेटा, वो लड़की बहुत ही मासूम है। तुम्हें ही इस रिश्ते को संभालना होगा। उस पर माँ का साया भी नहीं है। मैं भी उसे माँ का प्यार देने की पूरी कोशिश करूँगी। राजकुमार मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। राजकुमार मन ही मन बहुत खुश था। वो तो बस दिन रात चंद्रमुखी के ख्यालों में ही खोया रहता। देखते ही देखते विवाह की शुभ घड़ी भी आ गई। इधर तारा की जलन का ठिकाना नहीं था। उसने कई बार चंद्रमुखी और राजकुमार का रिश्ता तुड़वाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकामयाब रही। फिर उसने सोचा, चंद्रमुखी तो बहुत ही सीधी सादी और भोली है, क्यों ना उसके भोलेपन का फायदा उठाया जाए। ऐसा सोचते ही वो चंद्रमुखी के पास गई और चंद्रमुखी से बोली, चंद्रमुखी, तुझे पता है, सारा गांव तेरे शगुन में आए सामान की बुराई कर रहा है। सब कह रहे हैं राजा तो बहुत अमीर होते हैं, फिर भी उन्होंने चंद्रमुखी को कितना कम शगुन दिया है। इस तरह वो चंद्रमुखी के सामने बुराइयां करने लगी कि देखो, सारा गांव थू थू कर रहा है। चंद्रमुखी तो इतनी सुंदर है, उसकी शादी राजकुमार से होने जा रही है, फिर भी कितना कम सामान दिया है। भला ऐसा भी होता है कहीं? ये सुनकर चंद्रमुखी चौंक गई और तारा से बोली,
सच में तारा, क्या शगुन ठीक नहीं था? तारा बोली, नहीं चंद्रमुखी, जिस हिसाब से तुम्हारा रिश्ता राजघराने में होने जा रहा है उस हिसाब से तो शगुन बहुत ही कम था और शगुन में आए गहने बहुत ही हल्के थे। अगर मेरी ससुराल से ऐसा शगुन आता तो मैं अपने पति से कभी बात न करती, हमेशा उससे दूर रहती। उन लोगों को तो तेरी बिल्कुल भी कदर नहीं है। चंद्रमुखी उसकी बातों में आ गई और बोली, ठीक है तारा, अगर ऐसी बात है तो मैं भी कभी उनसे बात नहीं करूंगी और हमेशा उनसे दूर ही रहूंगी। तारा कहने लगी, यही तो मैं तुझे समझा रही हूँ कि अगर वो तुझे प्यार करते, तुझे अपना समझते तो क्या तेरे लिए अच्छा शगुन नहीं भेजते? मेरी बात हमेशा याद रखना, कभी राजकुमार से बात मत करना, हमेशा उनसे दूर ही रहना, तभी वो तुम्हारी कदर करेंगे। उन्हें भी तो पता चले कि हमारी चंद्रमुखी किसी से कम थोड़े ही है। उसकी बातें सुनकर चंद्रमुखी कहने लगी, नहीं नहीं तारा, तू चिंता ना कर, तू मेरी सबसे प्यारी सखी है, तू मेरा बुरा क्यों चाहेगी? मैं तुझे वादा करती हूँ कि मैं कभी भी राजकुमार से बात नहीं करूँगी। चंद्रमुखी को अंदाजा भी नहीं था कि उसने ये कैसा वादा कर लिया है। तारा को अब अपनी चाल कामयाब होते हुए दिखाई दी। उसने चंद्रमुखी का घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया था। तारा अपनी चाल चलकर वहाँ से चली गई। चंद्रमुखी अब सोच रही थी, तारा ठीक ही तो कह रही है, जब उन्हें मेरी कदर ही नहीं है तो मैं उनसे कभी बात नहीं करूँगी। उधर तारा भी मन ही मन सोच रही थी, अब तो विवाह के तुरंत बाद ही राजा चंद्रमुखी को महल से निकाल देंगे और उसे ऐसा देखकर मेरे दिल को कितना सुकून मिलेगा। इसके रूप के आगे कोई मुझे गिनता ही नहीं है। जब देखो तब चंद्रमुखी चंद्रमुखी करते रहते हैं। क्या मैं किसी से कम हूँ? उधर राजकुमार बस चंद्रमुखी के बारे में ही सोचे जा रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि भले ही राजाओं के यहाँ कई पत्नियां रखने का रिवाज है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ चंद्रमुखी, मेरी पत्नी पूरी जिंदगी सिर्फ तुम ही रहोगी। तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई दूसरी पत्नी नहीं आएगी। मैं पूरी जिंदगी सिर्फ तुमसे ही प्यार करूँगा। इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ राजकुमार अपने पिता के कमरे में पहुँच गया। राजकुमार को देखकर राजा ने कहा, बेटा विक्रम, हम बहुत जल्द ही तुम्हारा विवाह करने जा रहे हैं। विवाह के तुरंत बाद ही तुम्हें राज्य की बागडोर भी संभालनी होगी। तुम्हें राज्य का उत्तराधिकारी बनाकर मैं परमात्मा की चिंतन के लिए जंगल जाना चाहता हूँ। विक्रम ये सुनकर घबरा गया और बोला, पिताजी, मैंने तो अभी कुछ ठीक से सीखा भी नहीं है। तब राजा बोले, आप बहुत समझदार हैं राजकुमार विक्रम। आपने अभी तक जो कुछ भी सीखा है उसे अच्छे से निभाया भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप राजा बनकर अपने कर्तव्य को अच्छे से पूरा करेंगे। और रहा कुछ सीखने का सवाल, तो अनुभव आपको सब कुछ सिखा देगा। इतना कहकर राजा वहाँ से चले गए। राजकुमार विक्रम कुछ परेशान सा हो गया। फिर उसे चंद्रमुखी का ख्याल आया और वो मुस्कुराने लगा। लेकिन उसे क्या पता था कि तारा ने उसके सभी सपने तोड़ दिए हैं। आगे कुछ अजीब घटने वाला था। एक एक कर दिन बीतते गए और शादी का दिन भी आ पहुंचा। राजा के यहाँ शाही तरीके से शादी की तैयारियां हो रही थी। पूरा राजघराना खुशी से झूम रहा था। राजा और रानी अपने बेटे की शादी से बहुत खुश थे। जमींदार के घर भी धूम मची थी। चंद्रमुखी भी खुश थी। उसे सभी का टोकना मजाक करना अच्छा लग रहा था। नए नए कपड़े, नए नए गहने देखकर चंद्रमुखी बहुत खुश थी। लेकिन कोई खुश नहीं था, तो वो थी तारा। गांव के लोग तो इस वजह से खुश थे कि राजकुमार की बारात उनके गांव में आने वाली थी, और ये भी एक गर्व की बात थी। तारा दुख और जलन से भरी हुई थी। जलन का तो यही दस्तूर है कि वो समय के साथ साथ बढ़ता जाता है, जब तक जलन करने वाला भाग्य को समझकर आगे नहीं बढ़ जाता। शादी की खुशी में जमींदार के कदम तो जमीन पर पड़ ही नहीं रहे थे। जमींदार ये सोच सोच कर खुश हो रहे थे कि मेरी बेटी बहुत ही भागों वाली है,
राजकुमार की बारात जमींदार के द्वार पर आ पहुंची थी। बारात का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया गया। जमींदार की खुशी का तो पारावार ही नहीं था। चंद्रमुखी अपने कमरे में थी, बहुत ही खुशी से तैयार हो रही थी। उसकी सहेलियां उसे तैयार कर रही थी। उसकी सुंदरता से सभी उस दिन बड़े ही हैरान हो रहे थे। लाल रंग की साड़ी में बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा लग रही थी। सहेलियों ने भी कोई कसर नहीं रखी थी उसे सजाने में। शादी वाले दिन की तो यही खास बात होती है। उस दिन दुल्हन पूरी जिंदगी से ज्यादा खूबसूरत लगती है, और लगे भी क्यों ना, शादी का दिन सबसे खास दिन जो होता है। चंद्रमुखी की सुंदरता तो देखते ही बन रही थी। राजकुमार घोड़ी पर आया था, वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। पहले वरमाला हुई, फिर फेरे पड़े, फिर बाकी की रस्में। शादी संपन्न हो गई। विदाई का वक्त आ गया। चंद्रमुखी विदाई के वक्त फूट फूट कर रोई और अपने घर से विदा हो गई। महल में चंद्रमुखी का भव्य स्वागत हुआ। राजकुमार बीच बीच में चंद्रमुखी का चेहरा देखता तो अपने भाग्य पर इतरा उठता। रस्में चल रही थी। चंद्रमुखी भी खुशी खुशी रस्में निभा रही थी। रस्में खत्म होते होते बहुत रात हो गई थी। राजमाता चंद्रमुखी को राजकुमार के कमरे में बिठा आई। राजकुमार कमरे में पहुंचा तो चंद्रमुखी पलंग पर बैठी थी। राजकुमार ने चंद्रमुखी को देखा तो देखता ही रह गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मानो चांद अपनी पूरी चांदनी समेटकर एक ओर जाकर बैठ गया हो। वो उसे थोड़ी देर तक देखता ही रहा। उसके मुख से कोई बोल ना निकला। चंद्रमुखी भी कुछ नहीं बोली। कुछ समय के बाद राजकुमार जैसे नींद से जागा हो। राजकुमार आगे बढ़ा और चंद्रमुखी से बोला, चंद्रमुखी, तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। मैंने आज तक तुम्हारी जितनी सुंदर लड़की नहीं देखी। लेकिन चंद्रमुखी कुछ न बोली। तारा की कही बातों का उसके सीधे साधे मन पर गहरा असर हुआ था। उसकी कही बातों को चंद्रमुखी दिल से लगाकर बैठी थी। राजकुमार बोलता रहा, पर चंद्रमुखी कुछ नहीं बोल रही थी। राजकुमार को आभास हुआ कि वो अब तक अकेला ही बोल रहा है। चंद्रमुखी ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला है। राजकुमार ने अभी तक एक भी बार उसकी आवाज नहीं सुनी थी। उसे कुछ शक हुआ। सीधे तौर पर चंद्रमुखी से बोला, तुमने अभी तक कुछ नहीं कहा। मैं कब से खड़ा हूँ, तुमने बैठने को भी नहीं कहा। कोई बात है चंद्रमुखी? ये कहते हुए राजकुमार जाकर पलंग पर बैठ गया तो चंद्रमुखी तुरंत उठकर खड़ी हो गई और कोने में जाकर खड़ी हो गई। राजकुमार को ये बड़ा अजीब लगा। उसने चंद्रमुखी से कहा, चंद्रमुखी, मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। मैंने ऐसा क्या कर दिया है? ये किस तरह की नाराजगी है तुम्हारी? अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मुझसे नाराज क्यों हो? परंतु फिर भी चंद्रमुखी कुछ न बोली। राजकुमार ने कहा, कोई बात नहीं है। अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो, अगर दूर रहना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। मेरे कमरे में बहुत जगह है। मैं दूसरे कोने में जाकर सो जाता हूँ। चंद्रमुखी फिर भी न न बोली। राजकुमार दूसरे कोने में पड़े पलंग पर जाकर सो गया और सोचने लगा, आखिर क्या हुआ है चंद्रमुखी को? क्यों इस तरीके का व्यवहार कर रही है? चंद्रमुखी बहुत भोली है। राजमाता ने बताया था। लगता है उसे मुझे अपनाने में कुछ समय लगेगा। कोई बात नहीं चंद्रमुखी, मैं पूरी जिंदगी भी तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। ये सोचते हुए राजकुमार मुस्कुराता हुआ सो गया और चंद्रमुखी भी सो गई। उसने राजकुमार के बारे में कुछ नहीं सोचा और सो गई। शादी की रस्मों से भी वो बहुत थक गई थी। अगली सुबह जब चंद्रमुखी सोकर उठी तो उसकी पग फेरे की रस्म होनी थी। उसके पिताजी उसे लेने आए थे। चंद्रमुखी अपने घर चली गई और जाकर सबसे खुशी से मिली। तारा भी उससे मिलने आई। वो मीठी मीठी बातें करके चंद्रमुखी से ये जानने की कोशिश कर रही थी कि उसका व्यवहार राजकुमार के साथ कैसा रहा। और ये बात जानकर कि चंद्रमुखी ने राजकुमार से बात नहीं की है
तो वह मन ही मन खुश हो गई। उधर राजकुमार जब देर से सोकर उठा तो उसने चंद्रमुखी को महल में ना पाकर अपनी राजमाता से पूछा कि चंद्रमुखी दिखाई नहीं दे रही है। तब राजमाता ने बताया कि वो पग फेरे की रस्म पूरी करने अपने घर गई हुई है, तुम्हें कल जाकर उसे लाना होगा। ये सुनकर राजकुमार विक्रम बहुत खुश हुआ। वो सोच रहा था कि कल तक शायद उसकी सहेलियां उसे समझा दे और चंद्रमुखी उससे बात करने लगे। अगले दिन राजकुमार विक्रम चंद्रमुखी को लेने गया और उसे लेकर महल में आ गया। रास्ते में भी चंद्रमुखी ने राजकुमार से कोई बात न की, क्योंकि तारा ने पहले जो चाल चली थी उसे दोबारा आकर दोहरा गई थी। उसने चंद्रमुखी से कहा था, चंद्रमुखी देख, अगर तू चाहती है कि राजकुमार तेरी कदर करे, तेरी हर बात माने, तो तू राजकुमार से कभी बात मत करना। अगर तुमने राजकुमार से बात कर ली तो वो कभी भी तेरी कदर नहीं करेंगे। देखा नहीं था कैसे तेरी सारे गांव में थू-थू हो रही थी और कैसा शगुन दिया था। यही बातें भोली भाली चंद्रमुखी के दिल में थी। इसी वजह से वो पूरे रास्ते राजकुमार से कुछ न बोली। तब राजकुमार ने चंद्रमुखी से पूछा, चंद्रमुखी, तुमने अभी तक मुझसे अपनी नाराजगी की वजह नहीं बताई। चंद्रमुखी चुप थी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। राजकुमार विक्रम ने कहा, कोई बात नहीं चंद्रमुखी, तुम जब तक मुझसे बात नहीं करोगी तब तक मैं खुद से ही बातें करता रहूंगा। फिर भी चंद्रमुखी चुप रही। दिन गुजरते रहे। अब राजकुमार बुझा बुझा सा रहने लगा। राजमाता को कुछ शक हुआ। उन्होंने राजकुमार से उसकी उदासी का कारण पूछा, लेकिन राजकुमार ने उन्हें कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे उनके विवाह को 6 साल गुजर गए। विक्रम सिंह के पिताजी राज्य का बागडोर विक्रम सिंह को सौंप कर जंगल जा चुके थे। वे वन में जाकर प्रभु की तपस्या करना चाहते थे। उनकी माता भी अब ठीक नहीं रहती थी। उनका स्वास्थ्य भी दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा था और एक दिन राजमाता भगवान को प्यारी हो गई। विक्रम सिंह के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। पूरे राज्य की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई थी। उनका मन अशांत होने के बावजूद भी वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे थे। धीरे धीरे वो चंद्रमुखी से दूर होते जा रहे थे। फिर भी प्रेम वो सिर्फ चंद्रमुखी से ही करते थे, लेकिन दिल ही दिल में उन्हें चंद्रमुखी की चुप्पी तोड़ रही थी। विक्रम सिंह ने राज्य को संभाला था, पर वो सिंहासन पर बैठे नहीं थे, क्योंकि वो अभी भी अपने राज्य के सिंहासन पर अपने पिताजी को ही देखते थे। अचानक एक दिन वन से खबर आई कि विक्रम सिंह के पिताजी भी चल बसे। राजा को महल में लाया गया और शाही तरीके से उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। राजा के मरने के बाद राज दरबार में कुछ अजीब सी खलबली थी। कुछ वफादारों ने मिलकर विक्रम सिंह को गद्दी पर बिठा दिया और राज तिलक कर दिया। अब विक्रम सिंह अपने आप को राज्य के कामकाज में व्यस्त रखने लगे और उन्होंने अपने राज्य के आसपास के और भी कई राज्यों को जीत लिया था। राज्य बहुत बढ़ गया था, तो साथ ही साथ विक्रम सिंह की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थी। चंद्रमुखी अभी भी सीधी साधी ही थी। वो इतने सालों बाद भी तारा की कई बातों को दिल से लगाए बैठी थी और चुप रहती थी। महल में वो बाकी सभी से बातें करती थी और अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाती थी। उसका भोलापन कब उसकी जिद बन गई, ये उसे खुद भी पता नहीं चला। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि उसके भोलेपन ने कितनी बड़ी गलती कर दी है। विक्रम सिंह का राज्याभिषेक होकर भी अब 5 साल बीत गए। एक दिन राज्य के एक दरबारी को चंद्रमुखी का राजा विक्रम सिंह से बात न करने का पता चल गया। चंद्रमुखी की एक दासी उसी दरबारी के घर के पास ही रहती थी। उस दासी ने अपने घर के आसपास के लोगों को ये बातें बताई थी, तो उस दरबारी को भी पता चल गई। अब ये बात पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। विक्रम सिंह के दुश्मन अब उसे मारने की योजना बनाने लगे, क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं था जो उसके बाद राज्य को संभाल सके।
विक्रम सिंह के वफादारों ने उनकी योजना को विफल कर दिया था। इस घटना के बाद राज्य दरबार में विक्रम सिंह के संग चर्चा की गई। विक्रम सिंह के पिता के वफादार दरबारियों ने कहा, राजकुमार, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ राज्य को संभालना ही नहीं बल्कि राज्य को उत्तराधिकारी देने का भी है। ईश्वर न करे अगर राज्य के दुश्मनों की योजना का पता न चलता और आपको कुछ हो जाता तो यह राज्य किसी स्त्री की तरह हो जाता। फिर इस पर कौन अधिकार करता ये कहा नहीं जा सकता। आपके और रानी चंद्रमुखी के बारे में जो बातें राज्य में फैल गई हैं, वो बातें आसपास के राज्यों में भी फैल सकती हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों के गुप्तचर भेष बदलकर अलग अलग राज्यों में घूमते हैं। वैसे ही हमारे राज्य में भी दूसरे राज्य के गुप्तचर घूमते होंगे और यहाँ की खबरें गुप्त रूप से अपने राज्य में पहुँचाते होंगे। दुश्मन राज्य को जब ये पता चलेगा कि आपके यहाँ कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो वो आपके राज्य को हथियाने की कोशिश करेंगे। इस तरह की बातें जब दरबार में हुई तो राजा विक्रम सिंह को अंदर तक तोड़ गई। अभी तक तो वो चंद्रमुखी के व्यवहार से ही दुखी था, अब एक और मुसीबत आ पड़ी। वो कुछ सोचकर उठे और चंद्रमुखी के पास जा पहुँचे। चंद्रमुखी हमेशा की तरह मुंह घुमाकर खड़ी हो गई। राजा विक्रम सिंह ने बोलना शुरू किया, चंद्रमुखी, मैंने पिछले 11 सालों से तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया और न ही हमारे रिश्ते को तुम्हारे ऊपर थोपा, लेकिन आज मेरा तुम्हारे साथ बातें करना जरूरी है, इसीलिए मुझे आना पड़ा। विक्रम सिंह ने दरबार में हुई सारी बातें चंद्रमुखी से बता दी। फिर थोड़ा ठहर कर चंद्रमुखी से बोले, मुझे मेरी जिम्मेदारी पूरी करनी है। मैंने अपने पिता से वादा किया था कि मैं राज्य की जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। राज्य को उत्तराधिकारी देना भी मेरी एक जिम्मेदारी है। इतना कहकर विक्रम सिंह चुप हो गए। चंद्रमुखी फिर भी कुछ न बोली। आज उसकी चुप्पी विक्रम सिंह के दिल पर गहरा घाव कर गई। उसे लगा कि चंद्रमुखी उससे पूरी जिंदगी न बात करने की ठान रखी है। ये सोचकर वह उदास मन से अपने कमरे में चला गया और आकर टहलने लगा। उसे कभी दरबार में हुई बातें याद आती तो सबसे ज्यादा उसे चंद्रमुखी की चुप्पी परेशान करती। चिंता में ही कब सुबह हो गई, राजा को पता ही नहीं चला। सुबह हुई तो वह भारी मन से राज दरबार में गया और दरबारियों से सलाह की तो दरबारियों ने उसे दूसरा विवाह करने की सलाह दी, लेकिन विक्रम सिंह दूसरा विवाह नहीं करना चाहते थे। तभी उनके मन में एक योजना आई। उन्होंने चंद्रमुखी को राज दरबार में बुलाया और कहा, चंद्रमुखी, आपका मुझसे बात न करना राज्य के लिए बड़ी समस्या पैदा कर रहा है। इसीलिए आज मैं आपको आदेश देता हूँ कि आज से 2 दिन के अंदर आपने मुझसे बात करना शुरू नहीं किया या बात न करने का कोई कारण नहीं बताया तो मैं तीसरे दिन दूसरा विवाह कर लूंगा और आपको एक दासी की तरह महल की छत पर कबूतरों को उड़ाने का काम दिया जाएगा। इतना कहकर विक्रम सिंह दरबार छोड़कर चले गए। राजा विक्रम सिंह ने सोचा था कि रानी चंद्रमुखी दासी बनने की बात से एक बार तो इस पर जरूर विचार करेंगी और इस बात को समझेंगी भी और फिर सारी समस्या दूर हो जाएगी, क्योंकि पिता को दिया हुआ वादा भी उन्हें नहीं तोड़ना था और दूसरा विवाह भी नहीं करना चाहते थे। 2 दिन गुजर गए। राजा विक्रम सिंह का दिल बैठा जा रहा था। दूसरे दिन की रात गुजरना विक्रम सिंह के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। राजा विक्रम सिंह बहुत ही परेशान हो रहे थे। उनकी निगाहें दरवाजे पर टिकी हुई थी। आधी रात हो चुकी थी। राजा विक्रम सिंह की आंखों में नींद नहीं थी। उन्हें उम्मीद था कि चंद्रमुखी अभी आती ही होगी और पिछली हुई बातों के लिए दुख प्रकट करेगी और कहेगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मेरी पिछली गलतियों को भुलाकर हम नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। यही सब सोचते सोचते रात का तीसरा पहर भी बीत गया। राजा विक्रम सिंह के लिए एक एक पल एक एक साल के बराबर लग रहा था। द्वारपालों के आहट को भी राजा बड़े ही ध्यान से सुनते, कहीं चंद्रमुखी तो नहीं आ गई।
देखते ही देखते रात का चौथा पहर भी बीत गया। राजा विक्रम सिंह निढाल होकर बिस्तर पर लेट गए। पाँव फटने पर चिड़ियों की चहचहाहट भी कानों को चुभ रही थी। उसकी जिंदगी में इतनी परेशानियां होने के बावजूद भी वो इतना दुखी कभी नहीं था। आज तो उसका जीवन जीने से भी मन उठ गया था, क्योंकि चंद्रमुखी ने इतने सालों तक उससे बात नहीं की थी। क्या वजह है जो इतने सालों से वो उससे दूर रही? इसके पीछे की वजह शायद कभी नहीं जान पाएगा। जिस मकसद से राजा विक्रम सिंह ने रानी चंद्रमुखी को सजा सुनाने का ऐलान किया था, वो मकसद शायद पूरा नहीं हो पाएगा। आज राजा विक्रम सिंह अपने बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उनकी परेशानी का कोई हल उनके पास नहीं था। भरे दरबार में उसने 2 दिन पहले जो ऐलान किया था, उससे वह मुकर नहीं सकता था। सारे दरबारी राज दरबार में आकर बैठ चुके थे। सभी राजा का इंतजार कर रहे थे। राजा विक्रम सिंह बहुत ही भारी कदमों से और उदास मन से राज दरबार में पहुँचे। आज राजा बहुत देर से आए थे और आकर सिंहासन पर बैठे। दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। तब राजा विक्रम सिंह रानी चंद्रमुखी को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। रानी चंद्रमुखी दरबार में आ गई। उसके बढ़ते कदम राजा विक्रम सिंह का खून सुखा रहे थे। वो बहुत दुखी थे। उन्होंने दुखी मन से चंद्रमुखी से कहा, चंद्रमुखी, परसों के ऐलान के मुताबिक तुम्हें 2 दिन का समय दिया गया था, परंतु आपने अपनी जिद नहीं छोड़ी। इसीलिए आपके लिए जो सजा निश्चित की गई है, उसका पालन आज से ही होगा। अगर आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हैं, तो कह सकती हैं। चंद्रमुखी कुछ न बोली। तारा के कहे शब्द उसे आज भी याद थे। चंद्रमुखी अपने आप ही छत पर चली गई और जाकर बैठ गई। उसके सीधे साधे मन ने उसे ये समझने ही नहीं दिया कि वो आज से महल की एक दासी बन गई है। विक्रम सिंह के दुखों का कोई सीमा नहीं थी। वो बार बार अपने भाग्य को कोस रहे थे। उसी दिन पास ही के एक राज्य की राजकुमारी, जिसका नाम पद्मिनी था, उसके साथ राजा की शादी हो गई और नई रानी महल में आ गई। नई रानी के महल में आते ही राजा विक्रम सिंह के जीवन में एक नया मोड़ आ गया। रानी पद्मिनी राजा विक्रम से बहुत अधिक प्रेम करती थी। राजा विक्रम भी रानी पद्मिनी के रिश्ते को मान देते थे, परंतु रानी चंद्रमुखी की बेरुखी का दुख उनके मन में समाया रहता था। यूं तो पद्मिनी बहुत ही समझदार थी, लेकिन राजा का चंद्रमुखी से अत्यधिक प्रेम करना उसकी जलन बन जाता था। आखिर सौतन किसे पसंद होती है? राजा विक्रम को हमेशा चंद्रमुखी के बोलने का इंतजार रहता था, जिस वजह से पद्मिनी को हमेशा डर लगा रहता था कि जिस दिन चंद्रमुखी बोली, उसी दिन राजा उसे भूल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं था। राजा विक्रम पद्मिनी के साथ अपने रिश्ते को बहुत मान देते थे, लेकिन स्त्रियों में जलन की भावना स्वाभाविक होती है। पद्मिनी दिल से चाहती थी कि चंद्रमुखी कभी न बोले। 1 साल बीत गया। 1 साल बाद पद्मिनी ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। विक्रम सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं था। राजकुमार बहुत ही प्यारा था। उसका नाम वीर सिंह रखा गया। महल में बहुत खुशियां मनाई गई। इतनी खुशी के बावजूद भी राजा चंद्रमुखी को भुला ना पा रहा था। वो रोज सुबह चंद्रमुखी के पास जाता, उसका हाल पूछता और जवाब न मिलने पर लौट आता। पद्मिनी को हमेशा डर लगा रहता, किसी दिन चंद्रमुखी बोल पड़ी तो राजा उससे दूर हो जाएंगे। महल में अब रानी चंद्रमुखी को अनबोली रानी कहने लगे थे। सब उसे रानी अनबोली के नाम से जानने लगे थे। राजा विक्रम रानी पद्मिनी के साथ खुश तो थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रानी चंद्रमुखी का ख्याल उन्हें दुखी कर जाता। धीरे धीरे राजकुमार वीर सिंह अब बड़ा होने लगा था। वो भी रानी अनबोली की कहानी अपने पिता से सुनता था। कैसे रानी अनबोली राजा को बाग में मिली थी। समय बीतता गया। अनबोली रानी का शरीर अब कमजोर होता गया। पूस महीने की सर्दी की रात थी। रानी अनबोली छत पर ही सोती थी।
रात में बारिश हुई थी। अनबोली रानी भीग गई थी। कड़ाके की ठंड में भीगी हुई रानी अनबोली का शरीर कमजोर हो चुका था। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगी थी। खून जमने लगा था। वो मौत के बिल्कुल करीब थी। अचानक उसे याद आने लगा, उसने अपने जीवन में क्या खोया है, आज तक उसने क्या क्या किया है। तारा की कही बातों को अपनी जिद बनाकर सोचने वाली चंद्रमुखी को अब समझ में आ रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। आज उसका नाम अनबोली हो चुका है। छत से नीचे जाने वाले दरवाजे अब बंद हो चुके थे। अनबोली राजा विक्रम से मिलकर माफी मांगना चाहती थी। वो दूसरे रास्ते से नीचे आई और विक्रम सिंह के दरवाजे को जाकर खटखटाने लगी और उसके मुंह से बोल फूटने लगे। मेरे प्यारे राजा, एक बार अनबोली से बोल दो, अपना दरवाजा खोल दो। उसने 2 बार इसी तरह की आवाज लगाई, लेकिन बदकिस्मती से उस दिन राजा विक्रम सिंह युद्ध से थके हुए लौटे थे और गहरी नींद में सो गए थे। लेकिन रानी पद्मिनी ने अनबोली के बोल सुन लिए थे। उसने विक्रम सिंह को नहीं जगाया और सोचने लगी कि अब वो क्या करे। अनबोली रानी उदास होकर वापस अपने कमरे में लौट आई और एक कोने में जाकर बैठ गई। अब वह अपने किए पर बहुत पछता रही थी। मृत्यु का समय ऐसा ही होता है, जीवन भर क्या किया सब याद आने लगता है। अनबोली का शरीर ठंड से अकड़ रहा था। वो दोबारा हिम्मत करके विक्रम सिंह के पास जाने के लिए खड़ी हुई, लेकिन उसका शरीर जवाब दे रहा था और वह नीचे गिर पड़ी। उसके होठों पर अब राजा विक्रम सिंह का ही नाम आ रहा था। वो बार बार उन्हें आवाज लगा रही थी। उधर रानी पद्मिनी सुबह तक सो नहीं पाई थी। वो इसी चिंता में थी कि रानी अनबोली के बारे में राजा विक्रम को बता दिया तो कहीं उसकी पटरानी रानी अनबोली न बन जाए और वह देखती ही रह जाए। उसका पति उससे छिन जाएगा। फिर उसी का ही मन उसे धिक्कारने लगता कि उसने क्यों राजा विक्रम सिंह को नहीं जगाया। जब उसे उसकी गलती का एहसास हुआ तो उसने राजा विक्रम सिंह को जगाया और बोली, कल रात आपकी अनबोली बोली थी, वो आपको जगाने आई थी। ये सुनते ही राजा विक्रम हैरान हो गए और भागते हुए छत पर गए। छत पर आते ही वो सुन्न होकर बैठ गए। अनबोली ठंडी पड़ चुकी थी। विक्रम सिंह से एक बार भी बोले बिना वो खामोश हो चुकी थी। सभी लोग छत पर आ गए। राजा विक्रम सिंह खामोश हो गए थे। पद्मिनी मन ही मन अपने आप को कोसने लगी कि क्यों नहीं राजा विक्रम सिंह को जगाया। विक्रम सिंह की हालत को देखकर पद्मिनी को बहुत दुख हो रहा था। अनबोली के मरने से राजा को बहुत गहरा सदमा लगा था, क्योंकि उसने अनबोली से टूटकर प्रेम किया था। अब विक्रम सिंह बीमार रहने लगा। वो हर वक्त मन ही मन खुद को ही कोसता रहता था कि उस रात क्यों नहीं जागा जब उसकी चंद्रमुखी उसे बुलाने आई थी, जब उसकी अनबोली को उसकी जरूरत थी। पद्मिनी राजा विक्रम की ये हालत देखकर मन ही मन खुद को कोसती रहती थी। अगर उस दिन उसने राजा को जगा दिया होता तो आज उनकी हालत ऐसी न होती। ऐसा कोई शब्द नहीं था जो राजा विक्रम सिंह के दर्द को बयां कर सके। इस दर्द में रहते रहते एक दिन राजा विक्रम भी खामोश हो गए और चंद्रमुखी को याद करते करते एक दिन वो भी संसार को छोड़ गए। पद्मिनी के दुख का कोई पारावार नहीं था, किंतु जाते जाते राजा विक्रम सिंह ने उससे वचन लिया था कि राजकुमार को पाल पोस कर राजगद्दी पर बिठाएगी। पद्मिनी अपनी कर्मों की सजा समझकर अपने कर्तव्य को पूरा करती रही। राजा विक्रम सिंह ने अपनी पूरी जिंदगी में एक बार भी रानी चंद्रमुखी की आवाज नहीं सुनी थी। वो पूरी जिंदगी उसकी आवाज सुनने के लिए तरसता रह गया, लेकिन चंद्रमुखी ने पूरी जिंदगी विक्रम से बात नहीं की थी और बिना बोले ही उसने अपना पूरा जीवन बिता दिया। लेकिन दोनों ने ही एक दूसरे से एक अनोखा प्रेम किया था जो एक मिसाल बन गया। लोग दोनों के प्रेम की मिसालें देने लगे कि सच्चा प्रेम तो राजा विक्रम सिंह ने रानी अनबोली से किया था।
आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।